हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें B1 का जो पेपर हुआ है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आइए सोल्व करते हैं बायोलॉजी B1 फर्स्ट पेपर। बच्चों, यहाँ पर आपको पता ही है कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा अपन ने पेपर वैसा ही कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपने सारा पेपर बहुत अच्छे ढंग से किया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज यहाँ पर फेस हो रही है तो हम उसको यहाँ पर सोल्व आउट करते हैं। आइए, सबसे पहला जो ऑप्शनल यहाँ पर क्वेश्चन आया है वह है बहुविकल्पी प्रश्न हर्षे और चेस के प्रयोग से रिलेटेड। हर्षे और चेस के प्रयोग में एस संबंधित होता है। बच्चों, एस का मतलब यहाँ पर सल्फर है। सल्फर क्या बनाने में काम आता है? प्रोटीन या डीएनए। तो आपको ध्यान रखना है इसमें प्रोटीन यानी कि ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पर नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पर जो है ये दूसरा क्वेश्चन पक्षी और तितलियों के पंख है। बच्चों, पक्षियों और तितलियों के पंख, आपको पता है कि दोनों का कार्य उड़ना है। यहाँ पर पक्षियों के पंख और तितलियों के पंख उड़ने का काम करेंगे, लेकिन अगर हम इनकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना देखें तो यहाँ पर भिन्न पाई जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर तुल्य रूपता के रूप में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तुल्य रूपता, जिसमें आप देखेंगे कि कार्य की दृष्टि से तो समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति और आंतरिक संरचना की दृष्टि से ये अलग होते हैं। डाउन सिंड्रोम का कारण निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र की असुगुणिता है? बच्चों, याद है आपको 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। इस वजह से जो है डाउन सिंड्रोम यहां पर उत्पन्न होता है। निम्न में से किस रोग से पीड़ित में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है? बच्चों, 45 गुणसूत्र का होना टर्नर सिंड्रोम का मुख्य लक्षण होता है। पता है, आपको बताया था। मधुप यानी कि मधुमक्खी में कितनी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? बच्चों, मधुप में 32 गुणसूत्र होते हैं। मादा में अगर हम यहाँ पर नर की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 16। निम्न आरेख में किस तरह का विकार दिखा गया है? बच्चों, ये थोड़ा यहाँ पर आपको समझना होगा। ऊपर यहाँ पर माता और पिता यहाँ पर बताए गए हैं, नीचे यहाँ पर संतानें होती है। आपको आरेखी चित्र में वंशावली विश्लेषण में बताया था। देखिए, यहाँ पर माता और पिता में से आपको ऊपर कोई रोगी दिख रहा है? बच्चों, यहाँ पर दोनों में से कोई भी रोगी नहीं है, लेकिन संतान यहाँ पर रोगी दिखाई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभावी में तो कोई ना कोई में से रोगी होगा, लेकिन अप्रभावी में यहाँ पर कोई भी रोगी नहीं है माता और पिता में से, लेकिन फिर भी बच्चों में रोग आ चुका है। तो समझिए ये यहाँ पर अप्रभावी रोग का विकार है। डीएनए में साइटोसिन व ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? बच्चों, यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। याद है आपको? ओकाजाकी खंड किस में देखे गए हैं? बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है। डीएनए में ओकाजाकी खंड देखे गए हैं। मेसल्सन और स्टाल का प्रयोग किससे संबंधित है? बच्चों, मेसल्सन और स्टाल ने प्रतिकृति से संबंधित प्रयोग किया था। ब यहाँ पर राइट आंसर है। किस मानव मस्तिष्क की क्षमता जो है 900 सीसी थी? बच्चों, यहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की क्षमता 900 सीसी होती है। बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हर साल या फिर नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं, अलग अलग क्षमताएं आपको ध्यान रखनी है। डीएनए की प्रतिकृति से संबंधित एंजाइम नहीं है। बच्चों, डीएनए की प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम काम नहीं आता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, आरएनए पॉलीमेरेज जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। डीएनए पॉलीमेरेज, लाइगेज और हेलिकेज सभी एंजाइम यहाँ पर काम में लिए जाएंगे। नर में समयुग्मकता पाई जाती है। बच्चों, ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें नर में समयुग्मकता देखी गई है? मतलब दोनों लिंग गुणसूत्र बिल्कुल एक समान होते हैं। तो वह है पक्षियों में। जेड के रूप में आपने ध्यान रखा होगा। बच्चों, मेंडल ने विपर्यासी लक्षण नहीं लिया। मटर के पादप के पुष्प की लंबाई ली थी उसने? बिल्कुल नहीं ली, लंबाई पुष्प की नहीं ली थी।
तने की ली थी। मटर के पादप के बीज की लंबाई बिल्कुल नहीं ली उसने। मटर पादप के फल की स्थिति, पुष्प की स्थिति ली थी, न कि फल की स्थिति। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल उपरोक्त में से कोई नहीं, यही यहां पर राइट आंसर है। आरएनए के प्रकार नहीं, एमआरएनए बिल्कुल है, अनुकूलक आरएनए जिसको हम टीआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए बिल्कुल है, लेकिन समानांतर आरएनए इस तरह का कोई आरएनए नहीं होता है। हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए आप यहां पर कौन सा कारक यहां पर विचलन तो करता है, पुनर्योजन, जीन प्रवाह और आनुवंशिक सहयोग, ये यहां पर जो है नहीं करता है हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित। बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी पर 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप इक्तियोसोरस जिसको कहा गया है, वो यहाँ पर राइट आंसर आपको लिखना है। गुणसूत्र आयु में सर्वाधिक जीन 2968 जीन यहाँ पर पाई जाती है। जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के वैयक्तिक और अवैयक्तिक की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों का निर्धारण करना एचजीपी के अंतर्गत आपने पढ़ा था, उसको हम अनुक्रम टिप्पण के नाम से जानते हैं। जब एकल जीन अनेक फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है तो उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। स्वान पुष्प यानी कि डार्क फ्लावर में पुष्प रंग की वंशागति को दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों। अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ चुके हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध की विशेषता बताइए। बच्चों ग्लाइकोसिडिक बंध किस किस के बीच बनता है? डीएनए के अंदर पाया जाता है। ये अपने नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा के बीच पाया जाता है। विकास से संबंधित एक जीवाश्म प्रमाण दीजिए। जीवाश्म हमें डायनासोर का जो जीवाश्म मिला है वो हमें विकास को बताता है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। आनुवंशिक पदार्थ के कोई दो गुण लिखिए। अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है बच्चों आनुवंशिक पदार्थ। दूसरा है उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन होना भी यहाँ पर डीएनए का एक विशिष्ट लक्षण माना गया है। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नर वानर में अंतर बताइए। ये दुनिया के सबसे पहले माने गए जो हैं, एक की जो बनावट होती है वो वानर से मिलती है, कपी से मिलती है, और दूसरे की बनावट जो है वो मानव से मिलती है। यही यहाँ पर अंतर है बच्चों। ड्रायोपिथेकस जो है वन मानुष के समान थे, कपी के समान थे, जबकि रामापिथेकस मनुष्य के समान थे। एक संकर संकरण को परिभाषित कीजिए। एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। प्राकृतिक वर्ण के संदर्भ में सलभ पर औद्योगिकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत गजब का, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हमने लिया है बच्चों। आपको याद होना चाहिए सलभ कीट जो पहले कैसे थे, काले रंग के थे और सफेद रंग के थे, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आया है, प्रकृति ने किस तरह उनकी सहायता की है, किस तरह जो है उनको बचाया है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सफेद पंख सलभ गहरे रंग के सल्कों की अपेक्षा अधिक थे, यानी कि सफेद रंग के जो कीड़े थे पेड़ों पर वो ज्यादा थे काले रंग की तुलना में। क्योंकि 1920 में जब यहाँ पर इनका सर्वे किया गया तो गहरे रंग के सलभ अधिक संख्या में थे, अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रेक्षण का स्पष्टीकरण दिया गया है। औद्योगिकरण के बाद वाली अवधि में उद्योगों के धुएं और कालिक के कारण पेड़ों के तने कैसे पड़ गए बच्चों? काले पड़ गए। और इस कारण सलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह में काले सलभ बच गए। पहले क्या होता था कि काले सलभ आसानी से पकड़ने में आ जाते थे क्योंकि पेड़ों के तनों पर सफेद लाइकेन थी, तो सफेद जो है वो यहाँ पर सुरक्षित थे। सफेद सलभ अधिक मारे गए जब यहाँ पर पेड़ों के तने काले हो गए। पहले सफेद सलभ ज्यादा सुरक्षित थे क्योंकि पेड़ों पर लाइकेन का आवरण छाया रहता था और वो उनके बीच सुरक्षित रहते थे। लेकिन उद्योगों के काले धुएं ने क्या किया बच्चों? उद्योगों के काले धुएं ने यहाँ पर बताया कि जो है काले रंग के मोत तो अब यहाँ पर दिखने लग गए, पेड़ों के तनों के साथ सुरक्षित हो गए, लेकिन सफेद रंग के मोत जो है वो यहाँ पर अब दिखने लग गए। सॉरी, बच गए। शिकारियों की सहायता से शिकारियों ने उनको आसानी से पकड़ लिया और काले रंग के मोत अब तेजी से मरने लग गए।
दात्र कोशिका अरक्ता रोग को स्पष्ट करते हुए इसका आरेखी चित्र बनाइए। बच्चों, दात्र कोशिका अरक्ता रोग को स्पष्ट करते हुए इसका आरेखी चित्र बनाइए। बच्चों, इसमें जो है ध्यान रखिएगा आप, जो mRNA का कोड होता है GAG के स्थान पर क्या हो जाता है? GUG। कौन सा कोड हो गया बच्चों? GAG के स्थान पर GUG कोड हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे छठे नंबर पे जो ग्लूटामिक एमिनो अम्ल होता है उसके स्थान पर वेलिन एमिनो अम्ल आ जाता है। जब ग्लूटामिक एमिनो अम्ल के स्थान पर वेलिन एमिनो अम्ल आ जाता है बच्चों, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का जो छठा स्थान है वो यहाँ पर बदल जाता है। देखिए कारण यहाँ पर बता रखा है आपके लिए। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एमिनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन एमिनो अम्ल प्रतिस्थापित हो जाता है। बच्चों, बहुत फेमस है, इस रोग का कारण आपके सामने बताया जा रहा है। ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो अम्ल का ये प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन GAG के स्थान पर GUG कोड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बच्चों, दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो ग्लूटामिक एमिनो अम्ल जो छठे नंबर पे था हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में, उसके स्थान पर वेलिन अम्ल आ जाता है। और क्यों आ गया इसका कारण बताना है आपको कि GAG जो कोड था वो GUG द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। HGP के दो लक्ष्य लिखते हुए इससे संबंधित मानव जीनोम की दो विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल बताएंगे बच्चों। HGP के दो लक्ष्य जीन जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना और आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, ये यहाँ पर दो लक्ष्य है। और मानव जीनोम की विशेषता है कि मानव जीनोम में 3164.07 करोड़ क्षार युग्म मिलते हैं। 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। उस समय बताया था आपको, बहुत अच्छा मैटर है यहाँ पर। बाकी और भी लक्षण है, लेकिन दो लक्षण और दो विशेषताएं यहाँ आपसे पूछी गई है। अनुकूली विकिरण तथा अनुवादन को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल करेंगे। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से चालू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को ही हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। परिभाषा आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दी है। कोई एक जाति, प्रारंभ में एक जाति थी, लेकिन वहां पर अब प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी जातियां हो चुकी है। तो एक जाति से स्टार्ट हुआ था और अनेक जातियां हो गई, तो उसे हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। स्थानांतरण या रूपांतरण अनुवादन का ही दूसरा नाम है। वो प्रक्रिया जिसमें एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अनेक एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, उसे अनुवादन कहते हैं। लेकोपेरोन क्या है, इससे संबंधित एंजाइमों का नाम लिखते हुए प्रेरक की उपस्थिति में लेकोपेरोन का चित्र बनाइए। बच्चों, लैक्टोज शर्करा के अपचयन को नियंत्रित करने वाले जीनों के समूह को लेकोपेरोन कहते हैं। पढ़ा है आपने बहुत अच्छी ढंग से। ये लेकोपेरोन यहाँ पर प्रेरक की उपस्थिति में बताया गया है। प्रेरक अगर हमारे पास उपस्थित है बच्चों, तो यहाँ पर जो है क्या कंडीशन रहेगी, इस तरह एंजाइमों का जो सिलसिला है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दमनकारी mRNA बन चुका है, लेकिन दमनकारी जो mRNA प्रोटीन बनाएगा, निष्क्रिय दमनकारी, उससे प्रेरक यानी कि लैक्टोज शर्करा यहाँ पर जुड़ जाती है, जिससे जो है संरचनात्मक जीन ZYA जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये ले का mRNA का निर्माण कर देता है। बच्चों, जब लेक mRNA का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट हो गई। अनुलेखन के बाद अनुवादन, और अनुवादन का दूसरा नाम है स्थानांतरण, जिससे तीनों प्रकार के एंजाइम जो आपसे पूछे गए हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटिलेज, तीनों प्रकार के एंजाइमों का निर्माण हो जाएगा। और बच्चों, ये लैक्टोज शर्करा का पूरी तरह से अपचयन कर देंगे।
बच्चों अब आया अनुकूलक आरएनए किसे कहते हैं। अनुकूलक आरएनए को चित्र की सहायता से समझाइए। बिल्कुल, अनुकूलक आरएनए टी आरएनए का ही नाम होता है बच्चों। ट्रांसफर आरएनए जिसको कहते हैं, जो एमिनो अम्लों का यहाँ पर ट्रांसफर करता है ताकि प्रोटीन संश्लेषण आसानी से हो सके। चित्र देखिए आप जब तक बना के आए हैं आप। बहुगुणिता रोग पर टिप्पणी लिखिए। बिल्कुल, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, जिसे बहुगुणिता कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी के नाम से इसको जाना जाता है। बच्चों इस बार पूरा का पूरा गुणसूत्र समुच्चय बढ़ जाएगा। अगर 2n है तो 3n हो जाएगा, ठीक है। 4n है तो 5n हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखेगा, ये व्यवस्था केवल और केवल पादपों में ही देखी गई है और अन्य जंतुओं में ये संभव नहीं है। ये व्यवस्था केवल पादपों में ही पाई जाती है। डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और केंद्रक में पाया जाता है, जबकि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला आरएनए होता है और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कार्य करता है। बच्चों यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे गए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आपके सामने आया था बच्चों। ये बताया था उस समय जब अपन सिलेबस पढ़ रहे थे। तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5 से 3 दिशा में लिखिए। एटीजीसी वाली सीरीज आपको ध्यान रखनी है। एटीजीसी में 5 से 3 अगर पूछा गया है तो पहले 3 से 5 सीरीज बना के देखिए। ए किससे जुड़ता है? टी से, टी ए से। तो ये आपने पूरा डीएनए बना दिया 5 से 3 और 3 से 5। ध्यान से रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? 3 से 5 और 5 से 3, लेकिन आंसर पूछा है 5 से 3। दूसरी श्रृंखला जो आपने अभी अभी बनाई है, इसका आंसर बताना है 5 से 3। तो 5 से 3 इधर से इधर पढ़ा जाएगा। GCAT ये है राइट आंसर बच्चों, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ये है क्योंकि इस दिशा में आपसे पूछा गया है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज से संबंधित सिद्धांत को लिखिए तथा इस सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षणों को लिखिए। बिल्कुल, ग्रिफिथ का प्रयोग रूपांतरित सिद्धांत खोज से संबंधित है बच्चों। और ध्यान रखिएगा, एवेरी, मैक्लिओड और मैकार्टी ने यहाँ पर प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि रूपांतरित सिद्धांत का ही यहाँ पर उपयोग किया गया था। बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर ग्रिफिथ का ही यहाँ पर सहारा लिया गया है। क्या प्रयोग करके दिखाया बच्चों इन्होंने बताया कि ताप मृत एस कोशिकाओं में जैव रसायन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए का अलग अलग करके पता लगाने के लिए इन्होंने बताया कि कौन कोशिका का पाचन कर सकता है, कौन कोशिका के रूपांतरण में सहायता करता है। इन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है, न कि प्रोटीन और आरएनए। इन्होंने इस बात का पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजेज और आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज को यदि डाला जाता है संवर्धन माध्यम में तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता रूपांतरण की प्रक्रिया पर। बच्चों बहुत सारे वैज्ञानिक बता रहे थे कि डीएनए के अलावा आरएनए और प्रोटीन में भी रूपांतरण की क्षमता होती है, जो एस कोशिकाओं को आर कोशिकाओं में या आर कोशिकाओं को एस कोशिकाओं में, यहाँ पर ये नहीं, आर कोशिकाओं को एस कोशिकाओं में बदलने की पावर रखते हैं। लेकिन बाद में पता चला बच्चों केवल डीएनए में ही वो पावर है जो यहाँ पर आर प्रभेद को एस प्रभेद में रूपांतरित कर सकती है। तो इस बात का इन्होंने यहाँ पर पता लगाया। परीक्षार्थ संकरण की मूल अवधारणा लिखते हुए बताइए कि मेंडल के किस अपवाद में फिनोटाइप बदल जाता है। बच्चों ध्यान रखेगा, मेंडल ने जीनोटाइप का पता लगाने के लिए ही परीक्षार्थ संकरण, जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। यहाँ पर आपने देखा कि हमें कोई पौधा दिया गया है, जैसे लंबा पादप है। अब लंबा पादप हम कितने आसानी से बता देते हैं कि या तो ये वाला लंबा पादप है या ये वाला लंबा पादप। बच्चों इसका जीनोटाइप निकालना, बाहर से देखना कितना मुश्किल था। मेंडल ने इसके लिए कौन सा परीक्षण किया? परीक्षार्थ परीक्षण, टेस्ट क्रॉस जिसको कहते हैं, और इसके द्वारा जीनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। उस अपवाद का नाम भी बताना है जिसमें फिनोटाइप बदल जाता है। बच्चों उस अपवाद का नाम है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में आप पढ़ेंगे यहाँ पर
कि जीनोटाइप तो सेम है लेकिन फिनोटाइप यहां पर डिफरेंट हो गया, जो यहां पर एक अपवाद का कारण बना। निम्न विकारों का उचित कारण लिखिए। बिल्कुल लिखेंगे, थैलेसीमिया है, बहुत फेमस है, आनुवंशिक कूट, फिनाइलकीटोनुरिया और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थैलेसीमिया बच्चों आप जानते हो उत्परिवर्तन या विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें ग्लोबिन श्रृंखला डिस्टर्ब हो जाती है, उनके संश्लेषण में कमी आ जाती है और जिससे रक्त की कमी हो जाती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दो प्रकार है। जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के नाम पर इनका नाम पड़ा है। अगर हम बात करें अल्फा थैलेसीमिया रोग की, तो यहाँ पर कौन सी श्रृंखला डिस्टर्ब होगी? अल्फा श्रृंखला डिस्टर्ब होगी, ग्लोबिन श्रृंखला। और 16 गुणसूत्र पर दो जीन है HB1 और HB2, ये इसको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। बच्चों बात करें हम दूसरे रोग की, तो यहां पर आप देखना जो HbA रोग है, HbA रोग जीन जो है वो यहां पर इसको डिस्टर्ब कर देती है। आनुवंशिक कूट बच्चों नाइट्रोजन क्षारों का वह अनुक्रम जो एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है उसे आनुवंशिक कूट कहते हैं। इनकी संख्या आपको याद है 64 यानी कि 64 होती है। फिनाइलकीटोनुरिया रोग बच्चों एक एंजाइम है, यहाँ पर नाम ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो वो एंजाइम यहाँ पर जो है फिनाइल एलेनिन यहाँ पर जो है वो किस में बदल जाता है? फिर टायरोसिन में। तो अगर ये एंजाइम काम करता है तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर आपको टायरोसिन बन जाता है। लेकिन अगर एंजाइम एब्सेंट हो गया तो फिनाइल एलेनिन जो है इकट्ठा होता जाएगा और फिनाइल पायरुविक अम्ल का रूप ले लेगा और ये व्युत्पन्न में बदल जाएगा और ये मस्तिष्क में मानसिक मंदता को उत्पन्न करता है। ये जन्मजात उपापचय त्रुटि के रूप में बहुत फेमस है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बच्चों ये बहुत फेमस रोग है। आपने यहां पर देखा गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47 XXY, यानी कि मादाओं का अतिरिक्त गुणसूत्र जो X है वो यहाँ पर पुरुषों में प्रकट हो चुका है और ये मादाएं, ये नर जो है मादा के समान दिखाई देने लग जाते हैं। पढ़ा है आपने, बाज भी होते हैं। निम्न को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, बहुजीनी वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहप्रभाविता और प्रभाविता का नियम। बहुजीनी वंशागति किसे कहते हैं बच्चों? जब एक लक्षण को 3 या 3 से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं तो उसे यहाँ पर कहेंगे बहुजीनी लक्षण और इसकी वंशागति को बहुजीनी वंशागति कहते हैं। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत लिखिए। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि यहाँ सट्टन और बोवेरी ने इसको दिया था बच्चों। इन्होंने कहा कि गुणसूत्र भी जीन के समान ही जोड़ों में पाए जाते हैं और जब युग्मक निर्माण का समय आता है तो अलग अलग हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। सप्रभाविता किसे कहते हैं बच्चों? जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार के जीन स्वतंत्र होकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं तो उसे यहाँ पर सप्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता का नियम, बिल्कुल पॉइंटों में आपको ध्यान रखना है बच्चों। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक इकाइयों द्वारा होता है। ये कारक जोड़ों में पाए जाते हैं और जब विषम युग्मजी होता है तो एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। पढ़ा था अपन ने प्रभाविता का नियम, जिसे मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन क्रिया को समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है बच्चों। प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया। अनुलेखन का मतलब सबसे पहले आपको बताना है कि डीएनए किस तरह एमआरएनए का निर्माण करता है। सबसे पहले डीएनए यहाँ पर बताया गया है। उन्नायक प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमेरेज जो इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। प्रारंभन इसका पहला चरण है, याद है आपको। प्रारंभन क्रिया में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को चाहिए सिग्मा फैक्टर के बिना डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण नहीं कर पाता है। बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ डीएनए के प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ जाता है, जिससे प्रारंभन क्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि एमआरएनए का बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, तेजी से आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ रहा है, सिग्मा फैक्टर का अब रोल खत्म हो चुका है, उसे अलग हटा दिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर एमआरएनए का बनना शुरू हो चुका है और ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो लगातार डीएनए के फंदों को आगे खोलता जा रहा है और न्यूक्लियोटाइडों को लगातार जोड़ता जा रहा है, जिससे एमआरएनए की लंबाई बढ़ती जा रही है। बच्चों, इसे दीर्घीकरण के नाम से जाना जाता है।
कौन सा चरण है बच्चों? दीर्घीकरण। अब बात करें अपन समापन चरण की, तो देखिए यहाँ पर रो फैक्टर आ चुका है। रो फैक्टर क्या करता है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो तेजी से आगे बढ़ रहा था उसको वहां का वहीं रोक देता है। इसके वहां के वहीं रोकने से अब जो जितना आरएनए बन चुका है एमआरएनए वो यहाँ पर टूटकर अलग हो जाता है और 3 स्टेप में अनुलेखन की क्रिया फिनिश हो जाती है। बच्चों अथवा का दूसरा क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक जीवों में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग को चित्र सहित समझाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है बच्चों। ये ससीम केंद्र की यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में आप देखेंगे डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि दूसरे में जो है देखा गया था आपने प्रोकैरियोटिक में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का आवेशित पार श्रृंखलाओं में स्थित एमिनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है, यानी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, एमिनो अम्ल कितने जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। हिस्टोन में सारी एमिनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन की अधिकता पाई जाती है। दोनों एमिनो अम्लों की पार श्रृंखला पर धनात्मक आवेश भी होता है। हिस्टोन प्रोटीन व्यवस्थित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बना लेता है जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोन अष्टक। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर ऋणात्मक आवेशित डीएनए लिपट जाता है और बनने वाली संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आप देखेंगे कि ये धनात्मक अष्टक हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन, इसके चारों तरफ क्या लिपट गया बच्चों? इसके चारों तरफ डीएनए लिपट चुका है। डीएनए कुंडली की पैकेजिंग में आपको बताया गया था कि किस तरह इतना विशाल डीएनए का अणु कोशिका के केंद्रक के अंदर एक छोटे से स्थान पर सीमित हो जाता है। इसे डीएनए कुंडली की पैकेजिंग कहते हैं। बच्चों आपने देखा कि न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं। क्रोमेटिन जाल जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखाई देता है, बच्चों ध्यान रखिएगा ये डीएनए ही होता है। और जब न्यूक्लियोसोम्स को देखा गया तो ये डोरी पर जैसे बीड्स यानी कि मोती लगे होते हैं माला में, सेम उसी कंडीशन में यहाँ पर ये दिखाई देता है। यानी कि जब एक डीएनए लिपट जाता है तो दूसरा हिस्टोन प्रोटीन वहां पर आ जाता है, फिर इसके बाद तीसरा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी संरचना कैसी दिखाई देगी बच्चों। जैसे माला में मोती होते हैं वैसे एक के बाद एक हिस्टोन अष्टक आते जाते हैं और डीएनए उनसे लिपटता रहता है। बच्चों यहाँ पर देखिए आप प्रोटीन की, जब हम कई बार देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन तो कम पड़ गया तो हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन जो है कोशिका द्रव्य से निकलकर केंद्रक में जाने लगती है ताकि जो है कहीं कोई डीएनए को लिपटने में कोई कमी ना हो। देखिए एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले बंधे होते हैं, हल्के रंग के होते हैं, उन्हें यू क्रोमेटिन कहते हैं। जबकि क्रोमेटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, उन्हें हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। 2 प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये जैसे की बात चल रही थी बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है हिस्टोन अष्टक है, यहाँ पर हिस्टोन अष्टक बताया गया है। और ये जो लिपटा हुआ है बच्चों, ये ऋणावेशित डीएनए होता है। यहाँ पर देखिए अब एक्स्ट्रा डीएनए यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये सारी H1 प्रोटीन तो आपने बाहर देख रखी, लेकिन H2A, H2B, H3, H4 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन जो है हिस्टोन अष्टक बनाने में भाग लेती है। बच्चों यहाँ पर देखा आपने कि किस तरह पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब जो B1 पेपर है बच्चों, आपको जिस तरह आपने सोल्व किया है, उम्मीद है आपने अधिकांश क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आपको सहायता के लिए कुछ क्वेश्चन समझना पड़ जाता है तो आप हमारी जो नेक्स्ट निशान की टेस्ट सीरीज है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह सॉल्यूशन, यहाँ पर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया है। बच्चों जुड़े रहिए आप निशान के साथ, निशान से, तो आपकी सफलता निश्चित है।